हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, सुभाशीष। आज हम सॉल्व करते हैं 2024-25 इंट्रेंस एग्जाम विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा ये पेपर। और आज हम सॉल्व करेंगे इसमें से हिंदी वाला पोर्शन। अगर आपने अन्य पोर्शन देखने हैं, मैथमेटिक्स का, मेंटल एबिलिटी का, इंग्लिश का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जा सकते हैं। वहां से सारे पोर्शन मैंने सॉल्व किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा लाभकारी होंगे राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लैंग्वेज के, क्योंकि आज हम हिंदी करने वाले हैं। और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट रखा है उसके लिए बहुत लाभकारी होंगे। तो चलिए सीधे पेपर पे। यह है सेक्शन सी, लैंग्वेज, हिंदी भाषा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 76 से 80 तक के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती उनमें रहने वाले बच्चों का सूरज के साथ किसी तरह का रिश्ता होता है। सूरज उन्हें उस अमीर मेहमान सा लगता है जो किसी सुदूर शहर से कभी कभार आता है, एक आध दिन के लिए घर में रुकता है, सारा वक्त माँ से हंस हंस के बतियाता है और जाते समय उन सबकी मुट्ठियों में कुछ रुपए ठूस जाता है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां धूप बाहर की दीवार से लौट जाती है। जैसे किसी बच्चे के बीमार पड़ने पर माँ की कोई सहेली मिर्जापुर सी के लिए तो आती है, किंतु घर की दहलीज से ही हाल पूछ पर चली जाती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां के बच्चों को रोशनी की प्रतीक्षा कुछ इस तरह से होती है, जिस तरह राखी के कुछ हदों के बाद घर के सामने से पोस्टमैन के गुजर जाने के बाद बहन पहले पोस्टमैन को कोसती है, बाद में रसोई में जाकर अपने भाई की मजबूरी पर बहुत रोती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां पर चांदनी कुछ इस तरह से आती है, जैसे किसी खिड़कियों वाले घर में पक रहे पकवानों की खुशबू दूर तक के घरों में फैल जाती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां पर कोई लोरियां नहीं गाता, चांद को चंदा मामा नहीं कहता, नशे में लड़खड़ाती हुई पिता की आवाज ही बच्चों को सुलाती है और किसी नारी के सिसकने की आवाज चौकीदार के जागते रहो स्वर में खो जाती है। देखिए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कविता में खिड़कियां शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो जो कविता में खिड़कियां शब्द का प्रयोग हुआ है वो अब बाहर की दुनिया से जुड़ने का माध्यम खिड़की है। ठीक है ना। कविता में बच्चों का सूरज से रिश्ता बताया गया है, तो सूरज उनको मेहमान सा लगता है। सबसे पहली बात आई तो मेहमान का रिश्ता बताया गया है जो कभी कभार दिखता है। निम्न में से कौन से ऐसे दो समानार्थी शब्द हैं जो कविता में दिए गए हैं? देखिए, पकवान और खुशबू समानार्थी नहीं है, क्योंकि पकवानों पे खुशबू आती है, ये इनका अर्थ समान नहीं है। सूरज और धूप भी समानार्थी नहीं है, भले ही कविता में सूरज का जिक्र भी आया, धूप का जिक्र भी आया है, क्योंकि सूरज से धूप निकलती है, लेकिन ये एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। लोरी और गीत दोनों समानार्थी तो हैं, लेकिन इसमें गीत शब्द नहीं आया, केवल लोरी शब्द आया है। तो इसमें जो समानार्थी शब्द आया है यहाँ पर आवाज और स्वर, यहाँ पे देखिए आवाज भी यहाँ पे आया है और स्वर भी यहाँ पे आया है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसका आंसर होना था सी, आवाज और स्वर। अगला प्रश्न है, खुशबू शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प होगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका होता है खुश और धन बू। देखो, बू का अर्थ होता है गंध से, तो गंध कैसी है? अच्छी है, तो खुश हो जाता है आदमी, तो खुशबू उसी को कहते हैं। तो जो मूल शब्द खुश है वो अलग है, तो इसका जो अर्थ ये होना था ये ए वाला होगा। मिजाज पुरसी शब्द का सटीक अर्थ, मिजाज पुरसी करना का मतलब होता है, एक मुहावरा है, मिजाज पुरसी करते हैं जब हम किसी बीमार आदमी का हाल जानने के लिए जाते हैं। तो किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना, दिमाग के खराब करना, किसी के साथ बैठकर शिकायत करना, किसी को न चाहते हुए भी कुर्सी पर बैठाना। तो इसका सही होगा किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना। कोई बीमार होता है, हम याद करने के लिए जाते हैं, उसी को कहते हैं मिजाज पुरसी करना। निम्नलिखित में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाला विकल्प। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें सही अंक पंखा है, क्योंकि पंखा ऐसे ही लिखा जाता है, पौ के ऊपर अनुस्वार एक बिंदु होती है, और कुआं में जो है चंद्र बिंदु होता है, चांद में भी चंद्र बिंदु होता है और मुंह में भी चंद्र बिंदु होता है। ये तीनों गलत लिखे गए हैं, तो सही शब्द जो है पंखा होगा।
निम्न में से कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? देखिए, नेपाली तो देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, गुजराती जो है इसकी लिपि गुजराती ही है, और कोंकणी भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो इसका आंसर होगा 1 सेकेंड और 4th, 1 सेकेंड और 4th, सी वाला। उचित विराम चिन्ह के प्रयोग वाले विकल्प का चयन कीजिए। वैसे तो इसका आंसर ये भी सही लग रहा है, मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि किसी के कोई बात पे आगे डैश होता है, लेकिन ज्यादा सही मुझे ये लग रहा है, मैंने कहा चलो चलते हैं, ये बिल्कुल सही है। काम बिगड़ जाने के पश्चात पश्चाताप करना व्यर्थ है। वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति वाला विकल्प। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बिल्कुल सही है, बाद में क्यों पछताना है जब चिड़िया खेत चुग गई। इसका अर्थ होता है काम बिगड़ जाने के पश्चात पश्चाताप करना बेकार है, व्यर्थ है। तत्सम और तद्भव का सही युग्म जोड़ा वाला विकल्प है। ओस्ट ओट, ओट नहीं, ये होठ होना था, होठ होना था, इसमें ओ नहीं आता, ओस्ट होठ को कहते हैं। और ओस्ट का होठ होता है, चैत्र का चिथड़ा नहीं होता है, अमृत का भी अमर नहीं होता है, अर्ध का आधा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होना था डी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 86 से 90 तक के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडे के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले, बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वह भी उसी कुल में बड़ा होने लगा। वह वही करता जो बाकी चूजे करते, मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चू चू करता। बाकी चूजों की तरह वह भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को नदी के कूल पर बैठे हुए देखा। फिर पलक झपकते ही बाज ने अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान की ऊंचाई को छूने लगा। बाज बड़ी शान से बेधड़क उड़ रहा था। उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वह शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा, अरे अल्पज्ञ, वह बाज है, पक्षियों का राजा। वह बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज ने के बच्चे ने इसे सच मान लिया और फिर कभी भी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा। एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपनी असली क्षमता जाने बिना एक मध्यम वर्गीय जिंदगी जीते रहते हैं। हमारे आसपास का वातावरण भी हमें अपने जैसा ही बना लेता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण प्राणी हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी एक औसत जीवन जी के हम इतने बड़े अवसर को गंवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए, अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहां हो, अपने परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही अपनी वास्तविकता है। उपर्युक्त गद्यांश में हमें मूल संदेश प्राप्त हो रहा है कि हमें अपने परिवेश के अनुसार जीना चाहिए, हमें अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना चाहिए, हमें बाज की तरह उड़ना चाहिए, हमें चूजों की तरह चैन से रहना चाहिए। तो पूरा जो गद्यांश है ये संदेश दे रहा है कि हमें अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना चाहिए। बी वाला इसका सही आंसर था। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों के सही क्रम वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। तो गद्यांश के आधार पर सही क्रम वाला विकल्प है, हमारे लिए जग में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज का बच्चा दिन भर चूजों की तरह चू चू करता, एक दिन वह बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया।
देखिए, बाज का बच्चा दिन भर चूजों की तरह चू चू करता, ये सबसे पहले आया, तो 3 वाला सबसे पहले ये है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे सेकंड वाला ही आया, तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्यों तुम एक चूजे हो, फिर वो मर गए। चौथे नंबर का, लास्ट में पहले नंबर का, हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसका आंसर होना था सी। कम जानने वाला शब्दों के लिए उचित विकल्प को चुनिए जो इस गद्यांश में दिया गया है। तो कम जानने वाला होता है अल्पज्ञ। गद्यांश में दो शब्द कुल और कूल दिए गए हैं जो सुनने में समान है पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। इन दोनों शब्दों के सही अर्थ वाला विकल्प, कुल का मतलब सब होता है और कूल का मतलब होता है किनारा। कुल का मतलब इसमें सब भी होता है, लेकिन यहाँ पे जिस कुल में वो वंश में पैदा हुआ था, और कूल का मतलब किनारा, तो ये वंश गलत लिखा है, वंश होना चाहिए था, वंश और किनारा। ये सही उत्तर होना था डी वाला। फिर पलक झपकते ही बाज ने अपने विशाल पंख फैलाए। वाक्य में विशेषण है। विशेषण वो होता है जो संज्ञा के बारे या संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहता है, तो संज्ञा यहाँ पे पंख है और इसके बारे में विशाल शब्द कुछ कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर बच्चे ने लिखा है। तो इसी के साथ ये संपन्न होता है हमारा हिंदी वाला पोर्शन। अब हम सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन। इसके लिए मैं अगला वीडियो बना रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से देखिएगा।